प्राइमरी गर्ल्स स्कूल का ये दर्दनाक कहानी, जहाँ के वॉशरूम में 11 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। आखिर इस बच्चे के साथ किसने ये हरकत की थी और इस बच्चे का बाप कौन था? स्कूल में हुई इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल क्यों हो रही है? आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा किसने किया था और इस लड़की के साथ क्या हुआ था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी इस स्कूल में मौजूद एक टीचर की जुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं। वह कहती है कि हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी और स्टाफ रूम में भी कोई मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़कियां ही अपनी क्लासों की तरफ जा रही थीं। मेरे पति मुझे स्कूल छोड़ते हुए अपने ऑफिस जाते थे। मेरे पति का ऑफिस काफी दूर था, इसलिए वह जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो जरूरत का सामान ही नहीं लिया। दरअसल मेरे खास दिन शुरू होने पर मैं ये बात भूल गई थी, तो मैंने शुक्र किया कि मेरे बैग में मेरा जरूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था और टीचर्स वॉशरूम काफी दूर थे, इसलिए मैं बच्चियों वाले वॉशरूम में पहुंच गई ताकि ये मसला किसी तरह हल हो जाए। मुझे इस चीज का डर था कि कहीं मेरे कपड़ों पे दाग न लग जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी होती है। इसीलिए मैं वॉशरूम की तरफ भागते हुए आई, लेकिन स्टूडेंट वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो चीज मैंने देखी, मेरी तो चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगीं। मैं फौरन उल्टे कदम वॉशरूम से बाहर निकली थी। मुझे अब उल्टियां आना शुरू हो गई थी। इतने में ही दूसरी टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गए, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। और मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगीं कि क्या बात है? लगता है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने परेशानी के आलम में उन्हें बताया कि मैं वॉशरूम में क्या दृश्य देखकर आई हूँ। वह एकदम हक्का बक्का रह गई। दूसरी टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगीं, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था और इसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना निहायत ही संगीन बात थी। प्रिंसिपल फौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर बाद ही नाक पर कपड़ा रखकर वापस आ गई। स्कूल में काम करने वाली मासियां आ चुकी थीं और प्रिंसिपल साहिबा ने फौरन उन्हें बुलाया और कहा कि जाओ, अंदर वॉशरूम में मौजूद बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम की तरफ लेकर आओ। वह दोनों बड़ी ही मुश्किल से इस बेहोश बच्ची को लेकर स्टाफ रूम में पहुंच गई, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और जिसका सारा यूनिफॉर्म खून से लथपथ हो चुका था। प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ सीनियर टीचर्स और मैं भी स्टाफ रूम में पहुंच गई। बाकी की टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने यह हिदायत दी कि आप स्कूल की दूसरी बच्चियों को देखें, यह बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज्यादा खौफ खा रही थी, क्योंकि यह मामला कोई मामूली नहीं था। पुलिस के सबन सकता था और स्कूल की भी बदनामी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर रुकता और हर तरह का जवाब उन्हें देना पड़ता। इसलिए वह इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह ही थी। फिर उन्होंने अपनी जानने वाली एक लेडी डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर ने आकर इस बच्ची का चेकअप किया तो वह कहने लगी कि इसकी जान को खतरा है, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर जल्दी इसे होश ना आया तो मुझे डर है कि ये मर सकती है। डॉक्टर ने तो हमें पूरी तरह डरा दिया था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज्यादा देर ना करें, किसी करीबी अस्पताल ले चलते हैं, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद दो बेटियों की मां थी, इसलिए इस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मैं ही प्रिंसिपल साहिबा के साथ इस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टरों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। फिर वे लोग इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और प्रिंसिपल साहिबा मेरा मुंह गौर से देखते हुए कहने लगी, ये बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना? क्या आपको मालूम है कि यह मामला क्या है? ये कब से चल रहा है? ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई यह एक दिन की बात नहीं थी।
काफ़ी दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही थी और महसूस भी कर रही थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। कुछ ही देर गुज़री थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फ़ोन आ गया। सीनियर टीचर्स बता रही थी कि लाख छुपाने के बावजूद ये बात स्कूल की बच्चियों में फैल चुकी थी। सारी बच्चियां इसी बारे में चर्चा कर रही थीं। अब प्रिंसिपल साहिबा घबरा गई। उन्हें डर था कि इससे स्कूल की साख प्रभावित होगी। प्रिंसिपल साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी और जो कुछ भी हुआ था वह स्कूल की चारदीवारी के भीतर हुआ था। अब वे बड़ी उलझन में फंस चुकी थीं। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मिस आयशा, हमारे स्कूल की बात अब अस्पताल तक पहुंच चुकी है। अगर ये पुलिस तक गई तो पूरे देश में हमारी बदनामी होगी। लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे और हमारी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हमें इस घटना को यहीं दबा देना होगा ताकि ये बात और न फैले। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, इसीलिए आप एक काम कीजिए। आप रुबीना की मां को बुलाए और उनसे कहिए कि वह अपनी बेटी की देखरेख करे, और हम लोग उन्हें उनकी बेटी को सौंपकर यहाँ से स्कूल वापस चले जाएंगे ताकि यह बात और कहीं न फैल जाए। मेरे लिए रुबीना की मां को बुलाना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्यों कि मैं रुबीना की मां को पहले से जानती हूँ। मैंने तो 3 बार उसका घर भी गया था और मैं उसे अच्छी तरह से जानती भी थी कि वह कहाँ रहती है। मैंने तुरंत ही रिक्शा पकड़ी और उनके घर पहुंची। घर पहुंचकर मैंने देखा तो रुबीना की मां घर पर नहीं थी। मैंने उनके पड़ोस में पूछा तो उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर जाकर रुबीना की मां किसी के घर में काम करती। मैं तुरंत ही थोड़ी दूर जाकर देखा तो रुबीना की मां घर के आंगन में पेड़ में पानी डाल रही थी। मैंने तुरंत उन्हें सारी बात बताई और उसे साथ लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचते ही उनकी मां फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया? मेरी मासूम बच्ची के साथ किसने ये हरकत की? दुनिया वालों को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? इतना कहकर रुबीना की मां प्रिंसिपल साहिबा को डांटने लगी। आप लोगों के रहते हुए मेरी बेटी के साथ ये सब कैसे हो गया? आप लोग स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर घूमने आते हैं? आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चला और मेरी बेटी के साथ ये सब हो गया? आप लोग कैसे टीचर हो? रुबीना की मां इतनी जोर जोर से बोल रही थी कि आसपास के जितने भी लोग थे और अस्पताल में जितने भी लोग भर्ती थे, सभी लोग एक जगह जमा हो गए और रुबीना की मां की बातें सुनने लगे। फिर प्रिंसिपल साहिबा ने रुबीना की मां के कान में कहा, चुप रहिए। अगर आप ये सब इतनी चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगी ना तो ये बात पुलिस तक पहुंच जाएगी और फिर पूरे देश में ये बात फैल जाएगी। तब पूरे देश में आपकी बदनामी होगी, सिर्फ हमारी ही नहीं, आपकी भी बदनामी होगी। आप एक मां होकर अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर सकी और अब हमें दोष दे रही हैं? अगर आप खुद अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकती तो हम आपकी बेटी का ध्यान कैसे रखेंगे? प्रिंसिपल साहिबा के इतना बोलते ही रुबीना की मां चुप हो गई। फिर उन्होंने रुबीना की मां से कहा, आप अपनी बेटी के होश में आने का इंतजार कीजिए। जब उसे होश आ जाएगा तब आप उसे लेकर चुपचाप घर वापस लौट जाए और इस बात की खबर कहीं फैलनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी और हमारी बहुत बदनामी होगी। इसलिए आप जितना हो सके इस बात को छुपा कर रखिए। बस इतना कहकर प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे इशारा किया और कहा, स्कूल चलिए। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उस मासूम बच्ची को छोड़कर स्कूल जाऊं, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना था। अगर मैंने प्रिंसिपल साहिबा की बात नहीं मानी तो मेरी नौकरी जा सकती थी। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल साहिबा के साथ स्कूल की तरफ रुख किया। स्कूल पहुंचते ही मैं क्लास में गई। क्लास में मैंने देखा कि सारी लड़कियां बस रुबीना की ही बातें कर रही थीं। मैंने उन सबको चुप रहने के लिए कहा तो सारी बच्चियां खामोश हो गई। फिर मैंने पूछा, रुबीना को सबसे अच्छे से कौन जानती है? जो भी उसे सबसे अच्छे से जानता था उसे मेरे पास आने को कहा। तब एक लड़की जो रुबीना के साथ रोज आना जाना करती थी मेरे पास आई और बैठ गई। उस बच्ची ने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि लगभग 5 महीने पहले स्कूल के अफजल सर ने रुबीना को कंप्यूटर क्लास के लिए रोका था और उस दिन रुबीना उसके साथ घर नहीं गई थी, बल्कि उसने उसे यह कहकर भेज दिया था कि वह आज एक्स्ट्रा क्लास करेगी। हमारे स्कूल में 3 मेल टीचर थे। उनमें से अफजल सर तो ज्यादातर सीनियर लड़कियों से बातें किया करते थे। मुझे अफजल सर पर ही शक हुआ।
लेकिन मैं बिना किसी ठोस सबूत के कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं रुबीना को इंसाफ दिलाना चाहती थी। मैं उनकी मदद करना चाहती थी। वह एक मासूम बच्ची थी और उनके साथ जो हुआ वह मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर बाद स्कूल की घंटी बजी और छुट्टी हो गई। छुट्टी के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। सारे टीचर्स अपने घर चले गए और मैं प्रिंसिपल साहिबा के पास जाकर बैठी और उनसे बोली, प्रिंसिपल साहिबा, रुबीना के साथ जो हुआ है वह किसी और स्टूडेंट के साथ ना हो, इसीलिए हमें पुलिस में शिकायत करनी होगी और उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाना होगा। उस मासूम बच्ची की कोई गलती नहीं है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। हमें उस बच्ची को इंसाफ दिलाना ही होगा। जल्दी से पुलिस में शिकायत कीजिए और जिसने भी ये हरकत की है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कराए। मेरे इतना बोलते ही प्रिंसिपल साहिबा मुझ पर गुस्सा हो गई और बोली, आप ज्यादा टेंशन न लें मिस आयशा, आप उस बच्ची पर ज्यादा ध्यान न दें, अपने काम से काम रखें। मैं इस बात को पहले ही कह चुकी हूं कि आप ज्यादा ध्यान न दें। अब जितना जल्दी हो सके इस घटना को भूल जाए, क्योंकि मैं इस घटना को कब का भूल चुकी हूं। इतना कहकर प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घर जाने की इजाजत दे दी और मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर मैंने रिक्शा पकड़ी और तुरंत ही अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि रुबीना को अभी भी होश नहीं आया था। उनकी माँ मुझे देखकर मेरे गले लग गई और रो रो कर कहने लगी, मेरी बेटी के साथ यह सब कैसे हो गया? यह सब मेरी ही गलती है। मैं ही उसे स्कूल पढ़ने भेजी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी के साथ यह सब हो जाएगा। कुछ दिनों से ही मुझे मेरी बेटी बहुत दुखी लग रही थी। जब भी उसे स्कूल भेजती थी तो वह कहती थी, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे वहां पढ़ने अच्छा नहीं लगता है। जब भी वह स्कूल के कपड़े धोती और देखती तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी बातों को समझ नहीं पाई और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। फिर मैंने रुबीना की माँ से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकती है कि जो भी हुआ सब स्कूल में ही हुआ है? तो रुबीना की माँ बोली, मेरी बेटी स्कूल के सिवा कहीं नहीं जाती, वह सिर्फ स्कूल जाती है और घर में ही रहती है, उसके सिवा कहीं नहीं जाती। मेरी बच्ची अभी छोटी है। अब मुझे पूरा शक हो चुका था कि यह सब हरकत अफजल सर की ही है, लेकिन जब तक रुबीना खुद इस बात की गवाही नहीं देती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अचानक मुझे घर से कॉल आया और मैंने रुबीना की मां को समझा बुझाकर और कुछ पैसे देकर घर की तरफ रुख किया। मेरी दोनों बेटियां स्कूल से घर आ चुकी थी। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी और मेरे पति भी अपने दफ्तर से घर आ गए थे। फिर मैंने अपने पति को सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम उस बच्ची की क्लास टीचर हो तो तुम तो उसे अच्छे से जानती होगी, वह कैसी थी और उसकी हरकतें कैसी थीं? यह सब तो तुमने महसूस किया होगा ना? फिर मैंने कहा, हाँ, मैंने कुछ दिनों से उस बच्ची की अजीब हरकतें देखी थीं। वह क्लास में अकेली बैठी रहती थी और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसका मन भारी सा लग रहा था। धीरे धीरे वह कमजोर भी दिख रही थी, क्योंकि वह ज्यादातर अपना सिर टेबल पर टिका देती थी। कभी कभी टिफिन के समय वह बाहर भी नहीं जाती थी, ज्यादातर अकेली ही रहती थी। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दी कि मुझे लगा कि शायद वह घर की परेशानी की वजह से हर समय उलझन में रहती है, इसलिए अकेली रहती है। बस इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो छुट्टी होने के बाद मैं अफजल सर के पास गई। वे जाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, आप थोड़ा रुकिए। तो अफजल सर रुक गए और बोले, क्या बात है, बोलिए। तब मैंने कहा, मुझे सब पता चल गया है कि रुबीना के साथ यह सब किसने किया है। फिर अफजल सर बोलने लगे, अगर आपको सब पता है तो आप पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करती? आप जल्दी जाए और पुलिस में शिकायत कीजिए। आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए और मुजरिम को पकड़वाना चाहिए। अफजल सर की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। फिर मैंने थोड़ा दबाव डालते हुए कहा, सर, आपने 5 महीने पहले रुबीना को छुट्टी के बाद रुकने के लिए क्यों कहा था? तो अफजल सर बोले, मिस आयशा, क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने रुबीना को उस दिन इसलिए रोका था ताकि मैं उसे कंप्यूटर की एक्स्ट्रा क्लास करा सकूं,
कि रुबीना कंप्यूटर क्लास में बहुत कमज़ोर थी। इसीलिए मैंने उसे रुकने के लिए कहा था। लेकिन उसी समय मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरी पत्नी अस्पताल में है और मेरी बेटी का जन्म हुआ है। आपको तो पता ही है कि 5 महीने पहले मेरी बेटी हुई थी और ये वही दिन था। फिर मैंने गार्ड अंकल से कहा कि रुबीना को घर भेज दें और इतना कहकर मैं घर चला गया था। बस हमारे बीच इतनी ही बात हुई थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नहीं तो आप जाकर रुबीना से पूछ सकती हैं या फिर गार्ड अंकल से भी। मिस आयशा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं खुद 2 बेटियों का पिता हूँ और मैं ये सब करूँ, ये मैं सोच भी नहीं सकता। ये कहकर अफजल सर घर चले गए। लेकिन अब मुझे गार्ड अंकल पर शक होने लगा। फिर मैं गार्ड अंकल के पास गई और उनसे पूछा, 5 महीने पहले जिस दिन अफजल सर ने रुबीना को एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोका था, उस दिन उसके साथ क्या हुआ था? आप मुझे बताइए। तो गार्ड अंकल कहने लगे, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस अपनी ड्यूटी करता हूँ, इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं पता। मुझे लग रहा था कि गार्ड अंकल कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मैं किसी पर बिना वजह आरोप भी नहीं लगा सकती थी। इतने में ही प्रिंसिपल साहिबा वहां आ गई और गुस्से में बोली, मिस आयशा, आपको उस बच्ची की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इस मामले को यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन आप बार बार उसी को लेकर परेशान हो रही हैं। जब उसकी माँ ही नहीं चाहती कि कोई शिकायत दर्ज हो, तो आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैम, रुबीना की मां डरी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप रहेंगे। अगर हम अब चुप हो गए तो कल किसी और बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है। प्रिंसिपल साहिबा ने गहरी सी और कड़े लहजे में कहा, आप इस मामले में ज्यादा मत पड़िए और अपने काम से काम रखिए। जितनी जल्दी हो सके इसे भूल जाए और अपने घर जाए। रुबीना की मां एक बेवा औरत थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो चुका था और वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी। इसी वजह से वह इतनी डरी हुई थी और मामले को दबाने में ही अपनी भलाई समझ रही थी। लेकिन मैं उन्हें और उनकी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती थी। प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घर जाने के लिए कहा, लेकिन मेरा मन घर जाने को नहीं था। मैंने तुरंत ही रिक्शा पकड़ी और अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। अस्पताल पहुंचते ही मैंने देखा कि रुबीना को होश आ चुका था। फिर मैं रुबीना के पास गई और उससे पूछने लगी, रुबीना, 5 महीने पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आज तुम मुझे सच सच बता दो, झूठ मत बोलो बेटा। अफजल सर ने तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोका था। उस दिन तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? सब सच बता दो। क्लास में जब तुम अकेली थी तो तुम्हारे पास कोई आया था? क्या अफजल सर आए थे या गार्ड अंकल आए थे? जो भी सच बात है तुम मुझे बता दो। इतना सुनते ही रुबीना रोने लगी और कहने लगी, गार्ड अंकल मेरे पास आए थे और उन्होंने कंप्यूटर क्लास के रूम में मेरे अकेले होने का फायदा उठाया। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वह मुझे जान से मार देंगे। इसीलिए मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे बहुत डर था कि वह मुझे मार न दें। रुबीना ने आगे कहा, कुछ दिन पहले जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो मैंने ये बात गार्ड अंकल को बताई थी। फिर उन्होंने मुझे दवाई दी और कहा कि इसे रोज खाना। उन्होंने ये सब सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार मेरे साथ किया और हर बार मुझे डराया धमकाया। इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। ये कहते ही रुबीना जोर जोर से रोने लगी। अब मुझे सच्चाई पता चल चुकी थी। इतना सुनते ही मैं तुरंत स्कूल गई, लेकिन गार्ड अंकल स्कूल से घर जा चुके थे। शायद उन्हें पकड़ जाने का डर था, इसीलिए वह जल्दी निकल गए थे। मैं तो पुलिस में कंप्लेंट करना चाहती थी, लेकिन रुबीना की माँ मुझे रोक रही थी। आ, ऊपर से प्रिंसिपल साहिबा ने भी साफ मना कर दिया था कि पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरे पति भी नहीं चाहते थे कि मैं इस मामले में फंसूं, इसलिए मैं पुलिस में शिकायत नहीं कर पाई। फिर मैंने रुबीना की माँ को कुछ पैसे देकर उन्हें घर भेज दिया और मैं भी अपने घर चली आई। दोस्तों, हमारी बच्चियों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है और हमारे सामने भी ऐसे मामले आ सकते हैं। इसे रोकने के लिए हमें अपने बच्चों से अधिक प्यार और अपनापन दिखाना होगा। हमें उन्हें अपना दोस्त बनाना होगा ताकि वे हर बात हमें खुलकर बता सकें।
वे कोई भी बात न छुपाए, चाहे वह उनके मन की बात हो या बाहर की। अगर रुबीना की माँ उसकी तकलीफ़ों को समझती और उससे खुलकर बात करती, तो शायद ये मामला इतना गंभीर न होता। रुबीना के साथ ये सब एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, लेकिन फिर भी वह घर में नहीं बता पाई क्योंकि उसे बहुत डर था। डर का कारण ये था कि वह अपने माता-पिता और शिक्षकों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अगर उसे भरोसा होता, तो वह सब कुछ बता देती और समय रहते इस समस्या का हल निकल सकता था। इसलिए आप सब सतर्क रहें, क्योंकि स्कूल और कॉलेजों में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखें और उन्हें ऐसा माहौल दें कि वे अपनी हर परेशानी बिना किसी डर के आपसे साझा कर सकें। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।